नमस्कार। पहले हमने भाषा, भाषा के प्रकार और भाषा की विभिन्न भाषाओं की जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, वैज्ञानिक भाषा, मानक भाषा और बोली, बोली के प्रकार, भाषा, उपभाषा और भाषा और बोली में अंतर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिपि, है ना। तो आज हम लिपि के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ और उसकी सार्वभौमिकता और एकात्मकता के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। जैसे मान लो किसी चीज को बिना लिखे समझा नहीं जा सकता, है ना। किसी चीज को बिना लिखे समझा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले देखते हैं लिपि का अर्थ। तो लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। देखिए, लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। तो लिपि की परिभाषा देखते हैं कि भाषा की अभिव्यक्ति ही लिपि, भाषा की अभिव्यक्ति ही लिपि है। तो भाषा की अभिव्यक्ति यानी भाषा को अभिव्यक्त करना ही लिपि है। जैसे आपने कुछ कहा तो वह लिखा जाएगा और वो जो लिखा जाएगा वह लिपि माना जाएगा। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, है ना। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अब जैसे प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हम मान लो जैसे हिंदी को लिखने के लिए, ये जो हिंदी लिखी हुई है आपके सामने, तो यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, इसको लिखने के लिए हमने किस लिपि का प्रयोग किया है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे का, खा, गा, घा यह लिपि है, तो ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। संस्कृत भी का, खा, गा, घ के रूप में लिखा जाता है। संस्कृत वो भी देवनागरी लिपि में है। तो ठीक है, मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जबकि हम अंग्रेजी को देखें तो अंग्रेजी का, खा, गा, घा में नहीं लिखी जाती है। अंग्रेजी तो ए, बी, सी, डी में लिखी जाती है। तो वह कौन सी लिपि है? तो वह रोमन लिपि है। तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, फ्रेंच रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो सब भाषाओं की कुछ लिपियां होती हैं। पंजाबी भाषा है तो वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृत, हिंदी, मराठी ये तीनों भाषाएं देवनागरी लिपि के बारे में देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। फ्रेंच और अंग्रेजी रोमन भाषा, दोनों भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है ना। तो हर प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है। अब हम आगे देखते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है और इसको सबसे बेहतरीन लिपि माना जाता है। अब आप इसमें देखिए, देवनागरी लिपि में 52 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। और जबकि इसके जस्ट हाफ 26 अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं। और देवनागरी लिपि में जस्ट डबल 52 अक्षर होते हैं देवनागरी लिपि में। अब इसमें देखो 14 तो इसमें स्वर होते हैं और 38 व्यंजन होते हैं। इसमें होते हैं देवनागरी लिपि में होते हैं 40 स्वर और 38 व्यंजन। ओके। अब देखो, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। एक और खास बात कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। आपको अधिकांशतः लिपि ज्यादातर बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो संस्कृत आदि भाषा, सबसे पहले चलती थी संस्कृत भाषा, मतलब सबसे प्राचीन भाषा है, जिसको आदि भाषा कहते हैं। उसके बाद पाली भाषा का जन्म हुआ, फिर उसके बाद प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ, फिर हिंदी का जन्म हुआ।
तो पाली भाषा में उस समय महात्मा बौद्ध का समय था, उस समय उनके ग्रंथ गाथाएं सब पाली भाषा में लिखी गई। प्राकृत भाषा जब 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे, उस समय प्राकृत भाषा में ग्रंथ और गाथाएं लिखी गई। और अभ्रंश भाषा उस समय मिक्स हो गई थी, संस्कृत पाली और प्राकृत उस समय मिक्स भाषा, वो अभ्रंश भाषा में हुई, फिर उसका हिंदी भाषा मिश्रित हो गई। अब हिंदी भाषा में जैसे इस तरह बना, हिंदी इस तरह बना, हिंदी आगे चलकर कई रूपों में देखने को मिलती है। आगे चल के हिंदी कई रूपों में देखने को मिलती है, जैसे संस्कृत है, प्राकृत है, फारसी है, उर्दू है। तो ये मिश्रित आज की हिंदी जो है वो मिश्रित हिंदी है। इसमें उर्दू, फारसी, पुर्तगाली सब, ये सब शब्द मिले जुले हुए होते हैं। जैसे मान लो हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम बोलते हैं टाइम बताना, बोलते हैं ना आपस में टाइम बताना। किसी से आपको टाइम पूछना, अपने फ्रेंड से, मम्मा से तो बोलते हैं मम्मा प्लीज टाइम बताना, है ना। तो टाइम शब्द हिंदी का नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं टाइम क्या हुआ। तो टाइम अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है। इस तरह अगर आज हम बोलचाल की भाषा में जिस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द भी हैं। भारत लंबे समय से गुलाम रहा है, चाहे गजनवी का शासन रहा हो, गौरी का शासन रहा हो और गौरी के गुलामों का शासन रहा हो, चाहे दिल्ली सल्तनत की बात कर लो, मुगल पीरियड की बात कर लें, या फिर उसके बाद पुर्तगालियों की बात कर लें, अंग्रेज फ्रांसीसियों की बात कर लें। तो भारत बहुत लंबे समय से गुलामी झेलता रहा। इस वजह से जो अलग अलग लोग आकर अपना राजवंश स्थापित किए, उनके द्वारा जिन बोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनका प्रभाव भी अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ा। इसी वजह से बहुत ज्यादा हिंदी में आज भी मिश्रित शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं व्याकरण। तो सबसे पहले व्याकरण, व्याकरण क्या है कि किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो मीन्स भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, और हम भाषा को कभी गलत लिख दे तो वह शुद्ध कराने का काम व्याकरण का है। अगर हम व्याकरण इसलिए सीखते हैं ताकि हम जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका शुद्ध रूप का जो हमें ज्ञान हो, चाहे वो व्याकरण हिंदी का हो या अंग्रेजी का व्याकरण हो। भाषा का व्याकरण वो जो अपनी भाषा को शुद्ध कराता है, यही कारण होता है व्याकरण का। और व्याकरण सीखने के लिए हमें निम्न 3 बातों पर, बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। वह 3 बिंदु या व्याकरण के अंग 3 कौन कौन से हैं देखते हैं। वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। ठीक है ना। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये हमने पहले भी पढ़े थे। वर्ण अल्फाबेट होते हैं, जो का, खा, गा, ये वर्ण होते हैं। और जब 2 वर्ण मिलते हैं तो वह शब्द बनता है, और जब कई शब्द बनते हैं तो वह वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण में हम वर्णों के विषय में पढ़ते हैं, यानी जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, कैसे उनका उच्चारण किया जाता है, कैसे उनको लिखा जाता है, ये वर्ण विचार में बताया जाता है। अब देखते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार से हम ये जानते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से शब्द लिए गए हैं, शब्दों से भाषा कैसे विकसित होती है। ओके। अब इसके बाद आता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में भी हम सारी चीजें सीखते हैं, जैसे वाक्य का रूप क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे अशुद्ध और कैसे शुद्ध हो सकता है,
वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम वाक्य विचार में सीखते हैं। तो ये हम व्याकरण के अंदर सीखते हैं। अब आगे देखते हैं साहित्य। अब साहित्य में आपने सुना होगा, साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर बोलते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वीक में हमारे 3 डेज टेक्स्ट का पीरियड होता है और 2 या 3 डेज ग्रामर का पीरियड होता है ना। तो साहित्य टेक्स्ट को बोलते हैं, लिटरेचर को। साहित्य आपने नाम सुना होगा, अंग्रेजी में इसको लिटरेचर कहते हैं। तो साहित्य क्या है? किसी भी भाषा के ज्ञान का भंडार, उसका साहित्य होता है। किसी भी भाषा का ज्ञान का भंडार उसका साहित्य होता है। वास्तव में किसी भी देश या जाति का पूरा इतिहास उसके साहित्य से पता चल जाता है। किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अगर आपको इतिहास जानना है तो पहले इसकी संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी, तो हम उसके साहित्य को पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ जानने को मिल जाता है उसके अतीत के विषय में। यही साहित्य है। अब साहित्य के प्रकार। तो साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि गद्य साहित्य क्या है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, पुस्तकों पर लिखा देखा भी होगा कि गद्य संकलन या गद्य भारती। तो गद्य शब्द का अर्थ होता है जो चीजें कहानी या निबंध के रूप में लिखी हुई होती हैं, यानी कि साधारण तरीके से लिखे गए साहित्य को गद्य साहित्य कहते हैं, जिसके अंतर्गत कहानियां, नाटक, उपन्यास, पत्र, जीवनी, निबंध, संस्मरण आदि गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट देते हैं पद्य साहित्य। अब पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या होता है? जब किसी बात को काव्यात्मक ढंग से लिख दिया जाए, कविताओं के तरीके से लिख दिया जाए, तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं शायरियाँ, गजलें, कविताएं, दोहे, सभी प्रकार के छंद, ये पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। ठीक है। तो अभी हमने आज लिपि, व्याकरण और साहित्य के बारे में जाना और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।